नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मनी 9 की खास वीडियो आई ओपनर में। और ये है आई ओपनर का 9वां एपिसोड। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा जुड़ा है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से। और ये जो मामला है वो अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो वो जुड़ा हुआ है यूएस से। दरअसल यूएस ने डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही है और 27 अगस्त इसकी डेडलाइन भी है। और आप सोच रहे होंगे कि भारत पर इस वक्त दबाव है, पीएम मोदी पर दबाव होगा। जो भारत के मिनिस्टर्स हैं वो अलग अलग तरीके से मीटिंग्स कर रहे हैं। जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो अभी रशिया गए हैं, वहाँ पर उनकी मीटिंग्स चल रही हैं। लेकिन ये जो दबाव है वो सिर्फ भारत सरकार पर या मंत्रियों पर नहीं है, बल्कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हैं मुकेश अंबानी, उन पर भी अब ये बड़ा दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनके ज़रिए कैसे भारत पर अब यूएस दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप जी, ये पूरा मुद्दा क्या है, इसको हम जानना चाहेंगे। और यूएस ने भारत पर टैरिफ लगाया, लेकिन इसके बीच में मुकेश अंबानी की एंट्री कैसे हुई सर, ये हम पहले जानना चाहेंगे आपसे। नमस्कार। पहली बात तो आपको बता दूं कि दबाव भी है और निशाने पर भी है। जी। और निशाने पर कैसे है ना, वही आज का आई ओपनर है कि किस तरह से टारगेट कैसे किया जा रहा है इंडिया को। 50% हर कोई जानता है, 27 अगस्त की डेडलाइन है, वो भी हर कोई जान रहा है। रूस से हम क्रूड खरीद रहे हैं, उस वजह से भी जाना जा रहा है। अब मुकेश अंबानी जी कहाँ से बीच में आ गए, चलिए धीरे धीरे करके एक एक तार आपके लिए खोलते हैं। तो हुआ ये है कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा है कि भारत मुनाफाखोरी कर रहा है। प्रॉफिटेरिंग वर्ड यूज उन्होंने किया है कि भारत मुनाफाखोरी कर रहा है, ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है। स्टॉक बेसेंट जो ट्रेजरी सेक्रेटरी, जैसे भारत में हम वित्त मंत्री कहते हैं, उनको वो ट्रेजरी सेक्रेटरी कहते हैं, वो कह रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध के दौरान बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीदा गया। यानी कि फरवरी 2022 जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय से लेकर अब तक यूएस से रूस से इंडिया भारी मात्रा में क्रूड खरीद रहा है। और हो क्या रहा है कि जो तेल खरीद बढ़ाई गई है उसी के जरिए ये मुनाफाखोरी हो रही है, वो अनएक्सेप्टेबल है। यूएस को ये एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है जो मुनाफाखोरी हो रही है, क्योंकि हमारे जितनी भी रिक्वायरमेंट है तेल की उसका 42% हम फिलहाल रशिया से ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है, पहले तो ये बता दूं कि जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था ना, तब हम 1% के आसपास या उससे भी कम इंपोर्ट कर रहे थे रशिया से। हाँ, मतलब युद्ध 2022 फरवरी से पहले हम 1% ऑयल जो है वो रशिया से लेते थे, और अब वो बढ़कर हमारी रिक्वायरमेंट का, और अब वो जो है वो बढ़कर हो गया 42%। तो ये तो एक बड़ा यहाँ पर ग्रोथ पिछले 3-4 साल में अगर हम देखें तो इंपोर्ट में एक पॉइंट ये हो गया जी। अब इसके साथ साथ पॉइंट आता है कि हम इकलौते थोड़ना है खरीदने वाले, बिल्कुल, और भी तो देश खरीद रहे हैं, चाइना भी तो खरीदा। फिर चाइना के ऊपर इतने बड़े आप क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसके भी जवाब दिए गए हैं। और उसका एक स्टॉक बेसेंट साहब जो ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस के, उन्होंने ये भी बोला है कि चाइना की भी खरीद बढ़ी है इस दौरान। हमारी अगर 1 से 42% 42% पहुंची है, उनकी भी बढ़ी है, लेकिन वो 13 से 16% ही है। और वो युद्ध से पहले भी खरीद रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम जैसे युद्ध से पहले केवल 1% या उससे कम खरीद रहे थे, वो 42% हो गया। वो युद्ध से पहले से खरीदते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि युद्ध हुआ, युद्ध की फंडिंग या सैंक्शंस लगे या कुछ प्रतिबंध लगे तो फिर उन्होंने रशिया से लेना शुरू कर दिया। वो पहले भी 13% लेते थे, अब वो बढ़कर 16% पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो युद्ध से पहले भी वो खरीद रहे थे, जिस वजह से उनके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाए गए हैं। हमारी अगर आप क्रूड खरीद की बात करेंगे, ये जो मुनाफाखोरी की पूरी बात होती है, पहले इसी को समझ लेते हैं, फिर हम चलते हैं कि मुकेश अंबानी साहब या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज कैसे निशाने पर है। 68,000 बैरल पर डे के आसपास हम खरीदते थे रशिया से जंग से पहले। ये रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो रही है जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ था, जिसने फरवरी 2025 में 3 साल पूरे किए हैं। अब मई 2023 में ये पीक पर पहुंच गया जाके 21.5 लाख बैरल पर डे पर। उसके बाद नीचे भी आया। जुलाई अगर आप 2025 के नंबर्स देखेंगे, जो रीसेंट नंबर्स अवेलेबल हैं वो हैं 17.8 लाख बैरल पर डे का। कुछ डिस्काउंट कम हुए जिस वजह से हमने थोड़ा सा अपना हाथ रोका। हमारी ओएमसीज भी खरीद रही हैं। ओएमसीज मतलब आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, जिनके पेट्रोल पंप पर ज़्यादातर लोग पेट्रोल डीजल भरवाते हैं। तो अब वो निशाने पर नहीं है, वो भी हम टच करेंगे। लेकिन ये पूरा आंकड़े बता रहे हैं किस तरह से बढ़ा है। उनका पॉइंट वैलिड है, लॉजिकल है कि हमने अपनी क्रूड की खरीद जो पहले जंग से पहले ऑलमोस्ट निग्लिजिबल थी या ना के बराबर थी, उसको बढ़ाकर ऑलमोस्ट 50% कर लिया। 42% के आसपास हम पहुंचते हुए दिखे हैं। तो
आंकड़ों के साथ, बिल्कुल वाजिब रीजंस के साथ उन्होंने ये बात बोली और चाइना को भी कवर किया है कि क्यों उनके ऊपर सैंक्शंस या फिर जो पेनल्टी की बात हमारे ऊपर है 25% की, उनके ऊपर क्यों नहीं लगी या हमारे ऊपर क्यों लगाई जा रही है। जैसा कि स्कॉट बेसेंट ने भारत पर मुनाफाखोरी का जो आरोप लगाया, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस मुनाफाखोरी अगर ये हो रही है तो इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और यहीं से मुकेश अंबानी के तार जुड़े हुए हैं या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज के तार जुड़े हुए हैं। और स्कॉट बेसेंट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि रूस से क्रूड को खरीदा जा रहा है और उसको जो दोबारा बेचा जा रहा है, उससे जो रीसेलिंग हो रही है ना, उससे इनको मुनाफाखोरी हो रही है। कैसे? आप सस्ता तेल खरीदते हैं रूस से, उसके बाद उसे प्रोडक्ट के रूप में, मतलब रिफाइंड प्रोडक्ट कह लीजिए, डीजल कह लीजिए, एटीएफ कह लीजिए, बाकी चीज़ें जो हैं उस तरह आप रिफाइंड प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको आप बेच रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। भारत को नहीं, उनका ये कहना है कि भारत की कुछ अमीर फैमिलीज हैं, पर्टिकुलर फ्यू रिच फैमिलीज, उन्होंने वर्ड यूज़ किया, जिनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है और नंबर भी कोट किया उन्होंने कहा है कि कुछ अमीर परिवारों को $16 बिलियन का अतिरिक्त मुनाफा हुआ है। $16 बिलियन, बहुत बड़ा नंबर है सर ये। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सी वो फैमिलीज हैं। उन्होंने इशारा तो कर दिया कि कुछ अमीर परिवार हैं, लेकिन वो कौन से परिवार हैं। और आपको ये बता दूं उससे पहले कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि यूएस की ओर से भारत को टारगेट किया गया है। इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी ने बोला है। उससे पहले यूएस के एक बिजनेस एडवाइजर हैं पीटर नवारो ने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया था, इसके ऊपर टिप्पणी की थी। उनके व्यापार सलाहकार हैं, को कह रहे थे कि रूसी तेल के लिए एक ग्लोबल क्लियरिंग हाउस की तरह है इंडिया। अच्छा, यानी कि जो रशिया तेल निकाल रहा है उसका एक ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो क्लियरिंग हाउस है भारत। और भारत के जो पॉलिटिकल रूप से देखा जाए जो एनर्जी टाइटन्स हैं, अब देखिए कैसे टारगेट किया, इनडायरेक्टली कैसे हाईलाइट किया जा रहा है। जो एनर्जी टाइटन्स हैं उनके पास से ये जो पूरा पैसा आ रहा है इस चीज से, प्रॉफिटेरिंग से, उनके पास जा रहा है, प्लस पुतिन के पास जा रहा है, जो उनकी वॉर चेस्ट, जो उनका युद्ध कोष है, उसमें ये पूरी जो कमाई हो रही है, आय हो रही है, वो उसमें जा रही है। तो रशिया तो टारगेट पे है ही है, रशिया का क्रूड है, रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध चल रहा है, पूरी कार्रवाई चल रही है, तो वो तो फोकस में है ही है। अब कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज, एनर्जी टाइटन्स, नवारो साहब ने कहा एनर्जी टाइटन्स, उन्होंने तो साफ कह दिया कुछ रिच फैमिलीज, इनको $16 बिलियन का मुनाफा हुआ है, अतिरिक्त गेन हुआ है। तो इस तरह से आप देखिए टारगेटिंग की जा रही है। तो अच्छा, स्कॉट बेसेंट मतलब ये कह रहे हैं कि जो कुछ रईस परिवार है, रईस फैमिलीज हैं, वो रशिया से सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं, फिर उसको रिफाइन कर रहे हैं और दोबारा से उसको जो मार्केट्स है वहाँ पर बेचा जा रहा है उसको। और इस तरीके से जो है $16 अरब का अतिरिक्त मुनाफा यहाँ पर कमाया जा रहा है कुछ रईस परिवारों की तरफ से। तो लेकिन बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो हमने बात की थी मुकेश अंबानी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्यों निशाने पर आई है इसमें? कैसे हैं जी? अब मतलब तार कैसे जुड़ रहे हैं? इनडायरेक्टली तो उन्होंने जो वर्ड यूज करने थे कर लिए। अब इन नंबर्स का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या नंबर्स से कैसे ये तार जुड़ते हैं? ये $16 बिलियन का नंबर कैसे आया, कहाँ से आया? देखिए, अब ग्लोबल लेवल पे ये जो जितने भी सैंक्शंस लगते हैं या सैंक्शनड ऑयल जो है जिसपे प्रतिबंध लगा हुआ है, वो कैसे घूमता है, उसको लेकर तो क्लैरिटी नहीं है, लेकिन उस एक एग्जांपल से उसे जरूर समझा जा सकता है कि दुनिया भर में जो ये सैंक्शनड ऑयल है ये घूमता कैसे है। ये एक बड़ा उदाहरण है। और उस हिसाब से देखा जाए ना, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो पहला नाम जो आता है, अगर ये पूरा यही कॉन्टेक्स्ट सेट करना है कि सैंक्शनड ऑयल को कैसे घुमाया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट की बात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कि अगर आप सीधा नहीं भेजते हैं या वाया करके भी आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, फिर जा रहा है, तो उसके ऊपर 40% टैरिफ लगेंगी। तो अब होता कैसे है? अब मतलब क्लियरली ये नहीं कहा जा रहा है कि सैंक्शनड ऑयल को घुमाया जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को टारगेट कैसे किया जा रहा है। तो सबसे पहला नाम जो आपके सामने जहन में आता है वो भारत में जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है या वन ऑफ द मोस्ट पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी जो है वो रिलायंस इंडस्ट्री से RIL है। अब RIL का धंधा भी आप समझिए क्या करती है। वैसे बहुत लोग जानते होंगे, मैं फिर भी थोड़ा संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि आपने कच्चा तेल इंपोर्ट किया सस्ता रशिया से या कहीं से भी, इनका बिजनेस बता रहा हूँ, इस केस वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आपने उसको रिफाइन किया, जामनगर में इनकी जो रिफाइनरी है वो पश्चिमी तट पर है, समंदर के पास है, जहाँ पे पोर्ट भी है, जहाँ से कच्चा तेल आ भी सकता है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जा भी सकते हैं। तो आपने कच्चा तेल मंगवाया, सस्ता तेल मंगवाया, उसको रिफाइन किया, जिसको रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसमें से डीजल निकला, ATF निकला, बहुत सारी चीजें निकली, एज पर रिक्वायरमेंट जिस देश की जैसी भी है आपने उसको भेज दिया। इस केस में स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो यूरोप है, ज्यादा करके इनका जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो
यूरोप में जाते हैं। और ये इनकी जो रणनीति है वो आज की नहीं है, पहले से ही है। जब इन्होंने शुरू भी किया था आज से 25 साल पहले इस रिफाइनरी को जामनगर में, इसी बेसिस पे, इसी कॉन्टेक्स्ट के साथ ही सेट किया गया था। इस कच्चा तेल भी आ जाएगा इंपोर्ट होके और चला भी जाएगा, इंपोर्टेड हो जाएगा, ये आराम से, इसी वजह से इसको यहाँ पे लगाया भी गया था। अब देश की जो 25% रिफाइनिंग क्षमता है ना, वो रिलायंस के पास ही है और इससे हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है वो भी कम होती हुई दिखी है काफ़ी हद तक। तो भारत भले ही 80% अपनी जो कुल रिक्वायरमेंट है हमारी कच्चे तेल की उसको इंपोर्ट करता है, लेकिन जो रिफाइनिंग है उसकी वो हमारे देश के अंदर ही होती है। तो इसलिए कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज टारगेट पे आती हुई दिख रही है। और ओएमसीज की खरीद का जो ज़्यादातर इस्तेमाल है ना, अब ओएमसीज भी तो आती है, ये सवाल आएगा ना कि रिलायंस खरीद रहा है रशिया से, तो ओएमसीज भी तो खरीद रही है, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, उनको क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा? फिर ये रिच फैमिलीज को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनके $16 बिलियन का नंबर क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जहाँ पर जाके आप भी अपनी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाते होंगे, आप भी भरवाते होंगे, वो डोमेस्टिक खपत के लिए इस्तेमाल होता है, बाहर नहीं जाता है, प्रॉफिटेरिंग नहीं हो रही है या फिर उससे मुनाफाखोरी नहीं हो रही है। और इनका क्या हो रहा है? मुनाफाखोरी हो रही है। तो आप वो वाला ऑयल खरीद रहे हैं जो सैंक्शनड है, जिस पे प्रतिबंध लगे हुए हैं, फिर आप उसको यूरोप जैसे देशों को भेजते हैं जहां से आपको मोटी कमाई हो रही है। और इसमें केवल रिलायंस इंडस्ट्रीज ही नाम शामिल नहीं है, क्योंकि निजी कंपनियां शामिल हैं। तो इसमें नायरा एनर्जी का नाम भी शामिल है, जो कि रोजनेफ्ट रशिया की कंपनी है, उन्हीं का ही इसमें ऑलमोस्ट 50% के आसपास स्टेक है नायरा एनर्जी में। तो स्टॉक बेसेंट का जो इशारा आप पूछ रहे हैं ना कि निशाने पर कौन है, एक तरफ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी है ही है, उसके साथ साथ नायरा एनर्जी भी है। अब मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूँ। FY25 में देखिए इन दोनों कंपनियों ने, रिलायंस इंडस्ट्रीज और नायरा एनर्जी को अगर आप देखेंगे, $60 बिलियन के जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं, डीजल, ATF टाइप के, ये इन्होंने एक्सपोर्ट किए हैं। और पहली छमाही में अगर आप देखेंगे FY25 की, पूरे साल में, पूरे वित्त वर्ष में $60 बिलियन, पहले ही हाफ में इन्होंने यूरोप को केवल स्पेसिफिकली $15 बिलियन के आसपास का जो एक्सपोर्ट है वो किया है। तो दिसंबर 2024 में RIL ने रोजनेफ्ट से एक डील भी की थी, 5 लाख बैरल पर डे तेल इंपोर्ट की डील की गई थी। ये 10 साल की ये डील थी, जिसमें एनुअली 12 से $13 बिलियन का आउटगो होगा। तो सस्ता तेल रोजनेफ्ट से ले रहे हैं, रोजनेफ्ट की ही रिफाइनरी जिसमें उनका हिस्सा है वो नायरा एनर्जी भी है। तो पूरी तरह से जो तार हैं वो रशिया से जुड़े हुए हैं या रशियन कंपनी से जुड़े हुए हैं, और उन्हीं का तेल जो रशिया से आ रहा है उसे रिफाइन करके यूरोप में भेजा जा रहा है। तो यही एक दिक्कत की बात है। और 2025 तक आप देखेंगे तो नायरा एनर्जी की कुल तेल ज़रूरत का आप देखेंगे तो रूस से 72% हिस्सा आता है, हमारा 42% आ रहा है। नायरा एनर्जी जो कि एक एंटिटी है उसका भी आप देखेंगे तो 72% वहीं से आ रहा है। और ये नंबर आप देखेंगे 2022 में, यानी कि युद्ध से पहले आप देखें तो 22% के आसपास था। तो रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगे जब ये युद्ध शुरू हुआ, तो रशिया ने डिस्काउंट्स ऑफर करना शुरू किए। ठीक है। जिन जिन लोगों को डर था या फिर यूएस के सैंक्शंस जो नहीं झेल पाते या फिर उनको डर था कि यूएस की खिलाफी नहीं करनी है, तो उन्होंने नहीं ऐसा किया। किसने किया? नायरा एनर्जी, जो कि रोजनेफ्ट की कंपनी, रूस की कंपनी, लेकिन वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है। बिल्कुल। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया, जिसने $16 बिलियन का प्रॉफिट गेन किया, और इन्होंने भी छोटी मोटी नहीं 5 लाख बैरल पर डे तेल इंपोर्ट की डील की है। 12-13 बिलियन सालाना ये खर्च कर रहे हैं इस डील के ऊपर, और यूरोप को पूरा अपना रिफाइंड प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जिससे इनको मुनाफा हो रहा है बड़ी मात्रा में। अब आपको समझ आया क्यों ओएमसीज नहीं, क्यों चाइना नहीं, और क्यों रिलायंस इंडस्ट्रीज और क्यों नायरा एनर्जी ही? जी बिल्कुल समझ गए संदीप जी। और एक जो बड़ा एक, अगर हम 2 दिन पहले की खबर देखें तो उसमें जैसे भारत पर अमेरिका लगातार प्रतिबंध, उन्होंने कहा कि सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन इस बीच रशिया की तरफ से ये कहा गया कि जो रशिया के डिप्लोमेट थे उन्होंने कहा कि भले ही जो भारत का सामान है अगर उस पर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है, सैंक्शंस लगाता है, तो जो रशियन मार्केट्स हैं वो भारत के लिए खुली हुई हैं, वो यहाँ पर आकर अपना सारा सामान बेच सकते हैं। तो रशिया ने क्लियरली भारत को सपोर्ट किया है, और यहाँ पर अब चाइना से भी रिलेशन थोड़े से अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं, और वहाँ पर यूएस जो है वो थोड़ा सा अलग होता हुआ एक नज़र आ रहा है। लेकिन इस बीच में अगर हम, क्योंकि हम अंबानी परिवार की बात कर रहे हैं, अब अगर ये मुद्दा उठाए तो उनके सामने कुछ नई समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर कुछ? अच्छा, मैं वो चीज़ बताऊं आपको, उससे पहले ना जरा ये समझिए कि आखिर निशाने पर रिलायंस इंडस्ट्रीज तो आ गई जी, इससे ये किस और इशारा कर रहे हैं, हाईलाइट क्या करना चाह रहे हैं बेसेंट साहब? अगर थोड़ा पीछे हिस्ट्री में जाए, हिस्ट्री से इसके तार अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो उसको आप समझिए, अब सरकार के करीबी के रूप में
अंबानी परिवार, अडानी परिवार को देखा जाता है। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो शायद रूस के जो एक कुलीन वर्ग था ना, उससे अंबानी की तुलना की जा रही है। अब कुलीन वर्ग देखिए, आमतौर पे जो अमीर कारोबारी हैं, जो अमीर बिजनेसेस हैं, जो कि क्रेमलिन यानी कि रशिया के बहुत करीबी माने जाते हैं, ये 1990 के दशक की मैं बात कर रहा हूँ। जब 1990 के दशक में शुरुआती फेज में, जैसे हमारा भी 1991 में पूरा ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में, तो इसी तरह से 1990 में इनकी भी बहुत सारी कंपनीज हैं, रशिया की जो सरकारी कंपनियां थी उनका निजीकरण हुआ था। उस निजीकरण के दौरान कुछ ऐसे अमीर फैमिलियां, अमीर बिजनेसेस, इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होता हुआ दिखा था। उसी को कुलीन वर्ग से यहाँ पे रेफर किया गया है, और इन्हीं से बेसेंट साहब कहीं ना कहीं अब अंबानी की तुलना करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट किया जा रहा है ना, वो इसी तरह से किया जा रहा है कि उस समय के राष्ट्रपति थे रशिया के बोरिस येल्सिन, उनके नेतृत्व में पूरा जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं रशिया की, उनका निजीकरण हुआ था। कुछ वैसा ही एक आप फायदा जिस तरह से उस समय वहाँ के निजी कारोबारियों को हुआ था, वैसे ही फायदे की बात अब बेसेंट साहब कर रहे हैं। हालांकि इसकी थोड़ी सी लोग कह भी रहे हैं कि आयरनी है थोड़ी सी, ये खुद एक फंड मैनेजर रहे हैं, पैसा मैनेज करते रहे हैं, एसेट मैनेजर रहे हैं, वो आके अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, खैर वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन फिर भी उनका जो इरादा है या इशारा है ना, उससे एक बात तो तय है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो रिलेशंस है ना, वो और ख़राब होते हुए दिख रहे हैं, उसमें और ख़राबी के ही संकेत साफ तौर पे दिख रहे हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझ लीजिए या फिर राजनीतिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये जो दिक्कत है या फिर जो प्रॉब्लम है ना, ये टॉप लेवल की है, मोदी ट्रंप के लेवल के बीच में है, शीर्ष स्तर की, बिल्कुल टॉप लेवल की ये दिक्कत है, और उसी लेवल पे इसको सॉल्व किया जाना चाहिए। मतलब क्लैश ऑफ टाइटन्स जैसा ये मामला है, बड़ा मामला है, और अलग अलग तरह से टारगेटिंग की जा रही है, और उसमें अब मुकेश अंबानी जी भी सामने आ गए। तो संदीप जी, आपने बड़े ही डिटेल के साथ और डेटा भी इसमें हमने काफ़ी रखा कि भारत युद्ध से पहले जो रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, वो स्टार्ट होने से पहले कितना ऑयल इंपोर्ट करता था रशिया से, और अब कितना ऑयल इंपोर्ट करता है, चाइना कितना ऑयल इंपोर्ट करता है, स्कॉट बेसेंट जो हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कैसे भारत पर दबाव बनाया जा रहा है, और अब उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की कैसे एंट्री हुई है, ये आपने कैसे एंट्री हुई है और कैसे अलग है ये। बिल्कुल, ये जो आप पूछ रहे थे ना कि ये समस्या इनके लिए नई समस्या, नई से ज़्यादा ये अलग समस्या है। बिल्कुल, मैं कुछ इनडायरेक्टली कुछ लाइनें बोलूँगा, इन बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। व्यापार राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोग जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उसको इस प्रॉब्लम को, ये जो निशाने की हम बात कर रहे हैं ना, इस समस्या को थोड़ी सी अलग और गंभीर बता रहे हैं। एक अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत में रहकर इस देश के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन टू डील विद यूएस ये टेढ़ी की है, ये अलग चीज है। इसीलिए यूएस जैसी ताकत का सामना करना अंबानी के लिए भी दिक्कत की बात हो सकती है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं ना कि नई समस्या है, अलग तरह की समस्या है, गंभीर समस्या है, वो इसलिए है यहाँ तो आप कुछ भी डील कर लेंगे रह के, यूएस के साथ डील करना चैलेंजिंग है, प्रॉब्लम है, अपने आप में सामने धुरंधर है। बिल्कुल, अब नज़र इसी बात पे रहेगी कि 27 अगस्त को जो 50% टैरिफ लागू होने की बात कही जा रही है, डेडलाइन जो है, वो क्या लागू होते हैं या फिर उसको आगे एक्सटेंड, जैसे चाइना पे भी ट्रम्प साहब ने एक्सटेंड कर दिए थे, तो क्या उसको एक्सटेंड करते हैं या नहीं करते, या फिर 27 अगस्त से लागू होते हैं, और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, मुकेश अंबानी है, वो इस समस्या से कैसे पार पाते हैं से मुझे एक बात याद आ गई कि रशिया से जो क्रूड ले रहे हैं ना, ऐसे वेनेजुएला से भी ले रहे थे। आपको याद होगा वेनेजुएला पर भी यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, तो इनको अपने हाथ वहां से भी खींचने पड़े थे। भारी मात्रा में वेनेजुएला से भी क्रूड ले रहे थे। जब वो सैंक्शंस लगे थे ना बीच में, आपको याद होगा ये अरब देशों में आए थे ट्रम्प साहब, जी बिल्कुल, बीच में एकदम से उड़ के पहुंच गए थे कतर इनसे मिलने। तो वेनेजुएला वाला मामला उस समय काफी गर्म था। तो दिक्कत इनके लिए है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, समस्या नई, गंभीर और चैलेंजिंग है, वो इसीलिए बोल रहा हूँ। बिल्कुल, अब वही देखना होगा कि ये जो मुकेश अंबानी हैं, ये अपनी जो नई समस्या इनके सामने आई है, अलग समस्या सामने आई है, इससे ये कैसे निपटते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा आई ओपनर पसंद आया होगा।
इसी तरह के और भी टॉपिक्स पर हम आपके लिए आई ओपनर में वीडियोस लेकर आते रहते हैं और कोशिश रहती है कि नए नए मुद्दे आपके सामने लाएं, डेटा के साथ लाएं, फैक्ट्स के साथ लाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।